समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना है? मेरा बीबी वाला में शादी कर लो, बीबी आ जाएगी, फंसेगा नहीं। गला कहीं कर बीबी रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में जितने भी VI क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का, वो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो न्यूमेरिकल आएंगे, वो सब क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने जो चाहने वाले बच्चे जो हैं क्लास 12 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन सारे बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लाएं। यह हमारी शुभकामनाएं रहेगी और आपका भी योगदान रहेगा अगर वो बच्चा 100% मार्क्स लाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कॉन्सेप्ट जानिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं सभी VVI और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने वाले हैं, और इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल का भी कॉन्सेप्ट देंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जैसे कि बताते हैं पॉजिटिव थॉट, और पॉजिटिव थॉट से ही हम लोग का एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग और बढ़िया से मेहनत करें। तो प्लीज इस जो आप पॉजिटिव थॉट को देखिएगा, सुनिएगा, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये पॉजिटिव थॉट आपको कैसा लगता है और ये जो वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा है। तो ये आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम और आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन प्रिपरेशन करके कॉन्सेप्ट आपको दें और एग्जाम में आप 100% मार्क्स करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमान की तरफ देखने से कुछ ना होगा, आसमान की तरफ देखने से कुछ ना होगा, उड़ जा तू हौसले पंख लगा के। हम लोग को उड़ जाना है पंख लगा करके। पंख कब लगेगा? जब हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का रहेगा। एग्जाम में गए 3 घंटा का पेपर 2 घंटा में लिख करके बैठ जाएंगे, ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट और ये हमारा मेहनत होगा, तब हम लोग उड़ेंगे और अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति क्या है? हाँ बताइए बाबू। किसी परिपथ में कार्य करने अथवा ऊर्जा सेवन के द्वारा विद्युत शक्ति। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा इधर से? इधर से हम किसी भी परिपथ में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा की क्षय की दर को ये विद्युत शक्ति। बहुत बढ़िया। आप बताइए शिव। बहुत बढ़िया। ध्यान से समझिए हमारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो ऑफलाइन भी इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादातर मेहनत करके भी रोज आते हैं और सुनाते भी हैं। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बाबू? कार्य करने की दर को ना विद्युत शक्ति कहेंगे, या ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। याद रखिएगा, ये हम कहेंगे किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को अथवा ऊष्मा क्षय होने की दर को, ऊर्जा क्षय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहेंगे। बात समझ में आ रहा ना? कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहेंगे। याद रहेगा ना? कोई भूलेगा नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो टोटल VVI है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, पूछ देगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। अगर नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होगा ना। इसलिए आप कम से कम सुनिए, देखिए और बोलने की कोशिश करिए। यदि आपको आता है तो कमेंट करके बताइए कि नहीं सर ये वाट होता है, हम भी वीडियो को देख रहे हैं। आपके कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ईमानदारी से देख रहे हैं और इसको कितना सीरियस होकर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत शक्ति का इंजीनियरिंग मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? अश्व शक्ति होता है। विद्युत शक्ति का
इंजीनियरिंग मात्रक जो होता है वो हॉर्स पावर कहिए या अश्व शक्ति कहिए, क्या कहेंगे, हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ये विद्युत शक्ति का जो मात्रक है इसको हम इंजीनियरिंग मात्रक कहते हैं। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो भी मशीन यूज करते हैं, वो सभी मशीनों में इसी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, कितना वाट होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा बाबू? आपको 3 सूत्र बता रहे हैं, इस तीनों सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा। ये सूत्र आपके एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल के लिए ये काम करेगा। जैसे हम कहेंगे विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है P = V² या फिर कहेंगे P = VI या P = I² होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा एज अ न्यूमेरिकल के रूप में, तो उस न्यूमेरिकल में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे कि ये 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसलिए विद्युत शक्ति का अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उसका आप आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल तो रटा नहीं जाता है, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 वाट क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है, वाट दिया है, वोल्ट दिया है, तो जब 3 चीज दिया रहता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर R निकालना होगा तो R = V² करते हैं, और V के जगह पे बाबू 250 है, 250 × 250 करते हैं, और बटा में P के जगह पर 1000 करेंगे, ये कट जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 बटा में 10 यानी कि 62.5। तो देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल हो आप उस न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करके तब आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। याद रखिएगा, जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चन वो सभी VVI है, कोई पार्टिकुलर ये नहीं कहेंगे ये VVI है वो VVI, सब VVI है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो ध्यान से विदाउट स्किप करके देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद रखिएगा, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्या बाबू, क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि 62.5 ओम, चूंकि P = V² का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, किलोवाट घंटा कहेंगे, ये किलोवाट घंटा। याद रखिएगा, अब कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इस तरह का न्यूमेरिकल, ये तो हम लोग अभी जस्ट बताए हैं, कितना है बाबू आंसर, एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, R अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, V² ना, V के जगह पर 250 × 250 और बटा में P के जगह पर 1000, ये काट देते हैं, 625 बटा में 10 यानी कि 62.5 ओम। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को बनाते हैं। बना करके हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है तो ऑब्जेक्टिव में करते हैं, अदरवाइज इसको अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल अगर पूछ देता है तो उस तरह से हम लोग सॉल्व करके बना देते हैं। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पट्टियाँ क्रमशः भूरे, काले तथा नीले रंग की और चौथी पट्टियाँ चांदी रंग की है, तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो आप लोग को जब पढ़ाया गया था कार्बन प्रतिरोध, तो कार्बन प्रतिरोध का एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। क्या फॉर्मूला आप लोग को याद है? तो बताइए सभी लोग, सब लोग एक साथ बताइए क्या होगा। दाची पड़ रहा है, अरे बोलने के लिए बोल रहे हैं तो दाची पड़ रहे हैं। कहाँ बोले हो? बोलिए नहीं, एक साथ बोलिए सब लोग। हैं उल्लू कहेंगे।
अरे मतलब कहने का मतलब है कि बोलने में गदावा सब शर्मा रहे हैं। शर्माना कुछ ही है। आपको आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनिए। कोई बताता है तो हंसने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, यदि आपको भी आता है तो कमेंट करके ये बताइए कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बात सही है ना? याद रहेगा ना? अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बार लिख करके आपको बता दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये शॉर्टकट में बीबी ना रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, हाँ, वेरी गुड वाइफ। किसकी वाइफ है भाई? हाँ, मेरी वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। पहनना होता है बबुआ। बीबी रॉय की जो पत्नी है ना, वो गोल्ड का भी पहनी हुई है, सिल्वर का भी पहनी हुई है ना, नेकलेस। समझ में आ रहा है ना? ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 और ये 9 और बबुआ वेयरिंग गोल्ड ये हो जाएगा 5% और ये होता है क्या 10% और ये होता है 9, इसमें कोई नहीं होता है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पटिया क्रम से भूरे काले तथा नीले रंग का। बी मतलब होता है ब्लैक ना, और दूसरा बी मतलब होता है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। भूरा यहाँ पे दिया है बबुआ, तो भूरा के लिए हम क्या करेंगे? एक यूज करेंगे। उसके बाद काला, काला के लिए क्या है? पाला जो होता है वो काला होता है ना। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ना, वायलेट एंड लिखते हैं क्या? ग्रीन। और ये होता है व्हाइट। ये 5 वाला ग्रे होता है और लास्ट वाला क्या होता है? ग्रीन होता है और ये व्हाइट होता है। और ये गोल्ड मतलब 5% इसकी सहन शक्ति होती है ना, जिसकी हम 5% लेते हैं। सिल्वर का होता है और 10% और नेकलेस का कोई होता नहीं है, इसलिए ये चूंकि ट्रिक बनाया गया है। तो हम देखते हैं भूरे रंग का ये कोडिंग हम लोग यूज करते हैं। बी मतलब होता है ब्राउन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं भूरा। भूरा का हम एक यूज करते हैं। दूसरा का है काला। काला का हम 0 लिखते हैं, 0 कर लेते हैं। और उसके बाद बाबू हम लोग इंटू करते हैं। इंटू के बाद आता है थर्ड कलर। थर्ड कलर का हम लोग गुणांक लेते हैं। जैसे नीला है तो ये हमारा क्या होता है? ब्लू। ब्लू मतलब नीला होता है, यानी कि हम इसको लिखते हैं 10 to power 5 और ये करते हैं ओम और प्लस माइनस देते हैं। याद रखिएगा। अच्छा, ये 6 है ना, तो 6 कर लेते हैं। सॉरी, ये 6 है तो ये 6 कर लेते हैं। 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस। उसके बाद चौथी पट्टी कौन सी है बाबू? चांदी। तो चांदी का यहाँ पे देखते हैं 10%। ये हमारा आंसर, इस तरह से हम आंसर देते हैं। ये याद रहेगा तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं? 10 गुणे 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस 10%। उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे। यदि आपको आता है तो ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें विश्वास हो जाएगा कि आप इस वीडियो को देखे हैं और इसे सीखे हैं। और नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आप क्या करिए, इसे कमेंट जरूर करके बताइए कि नहीं सर हम ये ट्रिक जान गए, सीख गए, और बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
एक कार्बन प्रतिरोध का मान 6 गुणे 10 का पावर 3 ओम तथा सांद्रता जो होता है 5%, इसके वर्ग कोण का मान क्रम से बताइए। देखिए एक बार फिर से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ना ब्रिटेन, तो यहां पर क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 पूरा नहीं लिखेंगे, जितना जरूरत 6 तक है तो 6 तक ही बात करेंगे। देखिए बाबू पहला 6 है, 6 कहां पर गया? ब्लू, ब्लू मतलब क्या होता है? नीला, तो हम क्या लिखेंगे? नीला, यहां पर लिखेंगे नीला। फिर देखिए 2 कहां पर है? रेड, रेड मतलब लाल। फिर देखिए 10 का पावर 3 है, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, क्या होता है? नारंगी। और देखिए चौथा जो है 5% सांद्रता किसकी होती है? सुनहरी, यहाँ पे लिख लेते हैं सुनहरी। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आंसर हम बता देते हैं, नीला है, लाल है, नारंगी है, सुनहरी है। ये ट्रिक आपको याद होगा, तुरंत बना लीजिएगा क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है बाबू? क्या होता है? देखिए RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इस तरह से होता है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना है? मेरा बीबी वाला में शादी कर लो, बीबी आ जाएगी, फंसेगा नहीं। गला कहीं कर बीबी रहे। अरे हम 10 बार बता चुके होंगे, कमेंट करिए आप तो याद रहेगा। जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, उनको याद नहीं होगा। याद रखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हम कह सकते हैं बाबू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बताइए। तो इसमें हंसने वाली कौन सी है? वहन है उल्लू का। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बैठिए। याद रखिएगा कि जब हम प्रतिरोध को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/R, P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं। तो आंसर हम लिख सकते हैं क्या बाबू? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको फायदा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आप इस वीडियो से कितना सीखें। कमेंट करिएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि हमारे बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन की क्या होगा बाबू? 6 ओम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है बाबू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की जगह पर 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, और जोड़ आता है ना, कितना होगा? 6 ओम। याद रहेगा? कोई डाउट है? समझ में आया? यदि आपका भी 6 ओम आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा भी 6 ओम आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो पार्श्व क्रम का मतलब होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और देखिए सबका मान रखते हैं 1/2 1/4 प्लस 1/5 है ना, तो 3 कह रही है जी। एलसीएम कितना होगा? 20, 2 दूना 20, 4 5 5 का
19 बटा में, इसलिए आरपी बराबर 20 बटा में 19 ओम। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में न्यूमेरिकल के रूप में आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर जो है वो 20 बटा में 19 ओम आया है। बहुत सारे बच्चे जो है यहीं तक करके छोड़ देते हैं और जब यहाँ तक छोड़ते हैं तो उनको 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर कट जाता है। इसलिए पूरा आपको करना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। और हाँ, यहाँ तक करिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, पूरा करिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये भी दिया रहता है और ये भी दिया रहता है, बच्चे ये देखते हैं और मारते हैं फटाक से ना और गलती कर लेते हैं तड़ाक से ना। इसलिए आप गलती मत करिए, ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। एग्जाम में गलती वही होता है जो सबसे ईजी होता है, और एग्जाम में वही गलती बच्चा करता है जो बना करके वो आंसर लाता है। इसलिए ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना। लोग नहीं सुधरेगा, बोलने पर कहता है गुस्सा हमको बोल रहा है, हाँ बोलने पर कहता है हमको बोल रहे हैं सर, समझाने पर नहीं समझ में आता है। कि क्लास में बैठे हैं तो उसको पकड़ करके बैठ रहा है उल्लू कहीं। ठंडा है तो रजाई लेकर के आओ, ठंडा है बस सर। चलिए नेक्स्ट, ये हम कर लिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं? खड़ा होके, हाँ हम ही। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है विद्युत सेल। बहुत बढ़िया, बैठिए आप बताइए बाबू। विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नियंत्रित बनाए रखते हैं तथा उनमें धारा को तथा आवेश का प्रवाह। बहुत बढ़िया, बताइए पीछे बाबू। विद्युत को बनाए रखने के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा का। बहुत बढ़िया, इधर कोई लड़की बताए। विद्युत सेल वह युक्ति है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। बैठे उल्लू कहीं के मंत्र पढ़ रहे हैं क्या पंडित जी का? पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, बुरा मत मानिएगा। कह रहा हूँ पंडित जी है तो क्या कहेंगे? यादव जी कहें, उल्लू कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे पढ़ करके सुनाना है तो ऐसा पढ़ दो कि किसी को पते नहीं चलो। ये क्या है तरीका? अरे सुनाओ, यहाँ पे एग्जाम में ऐसे खाली रगड़ देगा, ऐसे 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 एग्जाम में ऐसे लिखेगा, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, हो गया। अरे उल्लू कहेंगे। हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, सुधर जाओ बबुआ, पढ़ लो। लेकिन समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे किसका बाबू? विद्युत सेल का। विद्युत सेल वैसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को स्थिर बनाए रखने के लिए उसमें प्रवाहित आवेश अथवा विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। हम उसे विद्युत सेल कहते हैं। क्या कहेंगे बबुआ? विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश प्रवाह अथवा विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत सेल, हाँ ये तो हो गया ना जी। हम लोग को क्या पढ़ना है? हाँ, विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? हाँ याद रखिएगा, विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कहेंगे विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? इधर से कोई बताएं। चलिए बताइए शिवम। वह जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्राथमिक सेल का। बैठिए बाबू, पीछे बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। वह सेल जिसे सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है प्राथमिक सेल कहते हैं। इसे रासायनिक पुनः आवेशित नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया, लड़कियां सब साइलेंट हो जा रही है, क्यों जी? बताइए। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे पुनः
पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? वह सेल बोलिए। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो इसको आवेशित नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु इसको बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं बाबू? नहीं, इधर कोई बताएं। हे देवी लोग, आप लोग भी खड़ा होकर बताया करिए। वे सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और कोई बताइए। वे सेल जो जिसमें विद्युत ऊर्जा को सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा में संचित करके रखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जाता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? वे सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर हम रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। याद रखिएगा, वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को पहले हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उस रासायनिक ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। और इसको पुनः हम क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं, यानी कि बार बार इसको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारा इन्वर्टर वाला बैटरी है ना, हाँ, उसका मोबाइल का बैटरी, उसका गाड़ी का बैटरी है, उसका खुद का बैटरी। हाँ, चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक सेल का उदाहरण दीजिए, कौन बताएगा? कहाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल। कहेंगे कि लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल जो है वो प्राथमिक सेल है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। लेक्लांसे सेल क्या होता है? जब हम कह दिए कि बबुआ ये सेल है और सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को हम क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। अब सामने हलवा मिल है, सर ये क्या है, कैसा लगेगा? हाँ, तो जब सामने दिखाई दे रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है। जो सेल लगा हुआ है ना बबुआ, उसमें वो प्राथमिक सेल है। प्राथमिक नहीं, लेक्लांसे है। पहले प्राथमिक आता है तब ना उसका बेटा आएगा, लेक्लांसे आएगा, डेनियल सेल। हाँ, समझ में आया? पॉकेट में। चलिए, जो टॉर्च वाला बैटरी देखते हैं ना, हाँ, वो यूज करते हैं। दोबारा चार्ज करते हैं क्या? कोई बस और चाइनीज वाला कोटो नहीं, हाँ, वो वाला नहीं, जो सूखा सेल की बात कर रहे हैं। हाँ, पेंसिल। चलिए यहाँ पे देखिए, द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या होगा? सीसा संचायक सेल और हाँ, देखिए सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, जो हम लोग इन्वर्टर वाला बैटरी यूज करते हैं, यही होता है। हाँ, चलिए, किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? हाँ, ध्यान से समझिएगा। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो कैथोड और एनोड के बीच की दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज की जो इलेक्ट्रोड होता है किस लिक्विड में रखा गया है, उसकी सांद्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे क्या? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर तथा विद्युत अपघट्य प्रकृति
ना तथा सांद्रता पर होती है। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ईमानदारी से पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम में तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। एग्जाम में 100% लाना है तो लाना है, चाहे इसके लिए हमें 2 महीना दिन रात एक क्यों न करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। विद्युत वाहक बल वो बल है जो विद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने को विद्युत वाहक बल। बढ़िया है, बैठिए आप बताइए। चलिए ध्यान से आप लोग बताइएगा, बताइए। एकांक आवेश को परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित कार्य करने की ना क्षमता को, दर को ध्यान से समझिएगा। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, सेल सहित किया गया जो कार्य होता है, वो विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से सूचित करते हैं। कैपिटल ई बराबर होता है W/Q। हम क्या कहेंगे बाबू? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित किया गया कार्य ना विद्युत वाहक बल कहते हैं, और विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से सूचित करते हैं। और ई बराबर क्या होता है? W/Q होता है। याद रखिएगा, E बराबर W/Q होता है। अब इसका अगर मात्रक पूछ दें कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलम, इसलिए जूल प्रति कूलम कहेंगे। इसका मात्रक क्या कहेंगे बाबू? जूल प्रति कूलम कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई किसी को डाउट है? याद करके तो बैठिए गए हैं, सब लोग विद्वान हो गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल का टर्मिनल विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा? V बराबर कैपिटल E प्लस IR। याद रखिएगा, कहेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर कैपिटल E प्लस IR। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे क्या होगा सूत्र? स्मॉल r इज इक्वल टू, देखिए आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस V बाई कैपिटल I ना। क्या कहेंगे बाबू? कैपिटल E माइनस कैपिटल V बाई स्मॉल कैपिटल I। ये स्मॉल r बराबर होता है, स्मॉल r जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, दोनों का मात्रक ओम होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। असमान सेलों के समानांतर क्रम में संयोजन के विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा? ये हर साल एग्जाम में पूछता है। ये VBI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है, याद रखिएगा। ये हमेशा एग्जाम में पूछा है। तो हम कहेंगे क्या? V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। याद रहेगा ना? कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। कोई बताएगा प्रतिरोध ताप गुणांक? प्रतिरोध ताप गुणांक, हाँ बोलिए। ताप में इकाई वृद्धि के साथ इकाई प्रतिरोध के ताप में वृद्धि को के रूप में परिभाषित किया जाता है प्रतिरोध ताप को। बहुत बढ़िया। ताप में इकाई वृद्धि के साथ प्रतिरोध में भी इकाई क्या होती है? वृद्धि होती है। ताप में इकाई वृद्धि के साथ प्रतिरोध के इकाई में भी वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। याद रखिएगा, कहेंगे ताप में इकाई वृद्धि के साथ इकाई प्रतिरोध के ताप में भी वृद्धि होती है, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आप भी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए कि आप कितना इस क्वेश्चन में आपको जानकारी है, कितना आंसर आपको आता है, आप भी जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र क्या होगा बाबू? अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 माइनस T माइनस 0।
याद रखिएगा RT का मतलब होता है T टेम्परेचर पे प्रतिरोध, R0 का मतलब होता है प्रारंभिक टेम्परेचर पे प्रतिरोध है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का, किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक अगर धनात्मक है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक अगर धनात्मक हो तो वो पदार्थ कैसा कहलाता है? चालक। याद रखिएगा, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक। इसलिए कहेंगे आंसर में धनात्मक। धनात्मक होता है तो वो चालक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए हम इसका कहेंगे चालक। अगर प्रतिरोध ताप गुणांक अगर ऋणात्मक होगा तब क्या हम कहेंगे बाबू? कहेंगे यदि प्रतिरोध ताप गुणांक अगर ऋणात्मक है तो वह पदार्थ या तो कुचालक होगा या फिर अर्धचालक होगा। याद रखिएगा, कहेंगे कुचालक या फिर अर्धचालक। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो सारे बच्चे जो एग्जाम में 12 का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाए, ताकि बिहार के जो भी बच्चे हैं वो सभी बढ़िया नंबर से पास करें। ये हम लोग का यही मेन मोटो है। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ें अच्छे से, लेकिन जो बच्चे के पास अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है वो बच्चे हमारे यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम में टॉप करें। यही हम लोग का मेन मोटो है। इसलिए इस मोटो को कामयाब होने के लिए आपको भी थोड़ा सा ये हेल्प करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मोबाइल के जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रा क्या होगा बाबू? हाँ, प्रति डिग्री सेल्सियस कहेंगे या प्रति केल्विन कहेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है। याद रखिएगा, इसका मात्रा क्या हम कहेंगे? प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोग प्रतिरोधकता की कॉपर तार को खींचकर इसका व्यास आधा कर दिया जाता है, इसकी नई प्रतिरोधकता क्या होगी बाबू? अपरिवर्तित होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है, उसकी बीमा पे निर्भर नहीं करती, उसकी लंबाई पे निर्भर नहीं करती। लंबाई को 10 गुना करिए या व्यास को आधा करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी एक पदार्थ का नाम दीजिए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम हो। इस पदार्थ का एक उपयोग भी बताइए। क्या होगा बाबू? मैंगनीन होता है। देखिए, मैंगनीन का जो ताप होता है, मैंगनीज एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है बहुत ही कम होता है। इसीलिए जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं वो लगभग उपकरण में हम लोग मैंगनीन यूज करते हैं ना। मैंगनीन इसका उपयोग जो होता है मानक प्रतिरोध के निर्माण में किया जाता है। एक अच्छे प्रतिरोध के निर्माण में हम लोग इसका करते हैं। तो चलिए अति चालकता को परिभाषित कीजिए, कोई बताएगा? बताइए। वह गुण जिसके कारण अल्प दाब पर ही चालक या फिर धातु या मिश्र धातु शून्य प्रतिरोध दर्शाता है, उसका चालकता। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अति चालक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें शून्य प्रतिरोध हो। ऐसा पदार्थ जिनमें शून्य प्रतिरोध हो वो पदार्थ क्या कहलाता है? अति चालकता कहलाता है। हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह गुण जिसके कारण बहुत अल्प ताप पर जो धातु हो या मिश्र धातु हो या अल्प चालक भी क्या करें? शून्य प्रतिरोध दर्शाता है। ऐसे पदार्थ को हम अति चालकता कहते हैं। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि अति चालक के कोई 2 उपयोग बताइए, तो हम क्या कहेंगे? देखिए, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए हम लोग अति चालकता का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग अति चालकता का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं और क्या किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर बनाने का, यानी कि तीव्र गति के कंप्यूटर बनाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रांतिक ताप से आप क्या समझते हैं बाबू? बताइए। वह ताप जिससे कम ताप पर
चालक कोई चालक अति चालक की तरह व्यवहार करता है काफी। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा कि देखिए जिस पदार्थ का कम तापमान पर वो अति चालकता की तरह व्यवहार करे, जिस न चालक का कम ताप पर वो अति चालकता की तरह व्यवहार करे, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। वैसे ताप को हम क्रांतिक ताप कह देते हैं। हम क्या कहेंगे बाबू कि वह ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ अति चालकता की तरह व्यवहार करता है, वह ताप जो होता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मिस्टर क्या है या किस पदार्थ का बना होता है? थर्मिस्टर जो होता है एक अर्धचालक पदार्थ होता है जो ऊष्मा संवेदक के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है ना? थर्मिस्टर क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ होता है जो ऊष्मा संवेदी प्रतिरोधक का ही थर्मिस्टर कहलाता है, या ऊष्मा संवेदी प्रतिरोधक। ऊष्मा संवेदी प्रतिरोधक का मतलब होता है कि प्रतिरोध के द्वारा वो क्या कर ले? ऊष्मा उत्पन्न करें। आज के डेट में जो हम लोग ठंडे टाइमों में जो हम लोग हीटर यूज कर रहे हैं, जो गीजर यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर उसमें ऐसे उपकरण यूज किए जाते हैं जो क्या होता है? ऊष्मा संवेदी के रूप में कार्य करें। हमें ऊष्मा की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू? किस क्रम में? कहेंगे श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट हुआ है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे कि जैसे ही आप खुद पर भरोसा रखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जीवन जीना है। याद रखिएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हमको किस तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है। तो चलिए, यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हम लोग इसी तरह से नए वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।